गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्ट 2 कॉन्सेप्ट इन मोड्स ऑफ एनालिसिस चैप्टर 9। देखो, इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए चैप्टर 8 तक के और चैप्टर 9 का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। तुम लोगों ने अगर अभी तक उसको नहीं देखा है, सो रहे हो अगर किसी आत्मा में अपनी, तो प्लीज़ इसको जाके देख लो, क्योंकि परसों तुम्हारा पेपर है। मुझे पता है मैं वीडियो बहुत ही लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट यही प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ। मैंने वो पिछली वीडियो में बता दी है, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम लोग सारी वीडियो देख चुके हो, कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है बस थोड़ा थोड़ा बस, तो मैंने तुम लोगों के लिए बना दिया है वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसको तुम अभी ले सकते हो। इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं तुमको इस गारंटी से ही ये मैंने बनाया है और ये तुमको दे रही हूँ कि मुझको पता है कि आधे से ज़्यादा पेपर मतलब तुम्हारा 90% से ज़्यादा पेपर इसी में से आएगा, ठीक है। तो तुम एफ को पूरा खंगाल के पढ़ लो, ठीक है, 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लो। इसके साथ में तुम लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, फुल फॉर्म भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उस सबको भी अच्छे से पढ़ लो, ताकि सारे 1 मार्क के क्वेश्चन भी हमारे कवर हो जाए, हमको उसकी भी टेंशन ना रहे, ठीक है। और सारे वन स्टॉप जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, एक्सपेक्टेड, जितना भी कुछ है ना, मैंने सारा डाल दिया इसमें, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से इसको अवेल कर सकते हो। तो चलो अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो क्या है, बैलेंस शीट क्या है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो देखो यार, इसके डिफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज की, मतलब इस मान लो ये जो है ये अभी पर्टिकुलर टाइम जो है अभी जो चल रहा है उसकी हमारे पास ये बैलेंस शीट है कि अच्छा अभी प्रेजेंटली हमारे पास लाइबिलिटीज ये है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स या करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमको लाइबिलिटीज शो होती हैं और एसेट शो होती हैं, ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी शो होती हैं, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, कि जब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे होते हैं तो हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं, बट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे होते हैं तो हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, वो हम आगे पता चलेगा हमको, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 शुड बी ईदर इन द अकाउंट फॉर्म और द रिपोर्ट फॉर्म। अब ये जो होती है बैलेंस शीट वो 2 तरीके की हो सकती है, एक अकाउंट फॉर्म में हो सकती है लाइक दिस, ठीक है, और या उसके रिपोर्ट फॉर्म में हो सकती है। तो अकाउंट फॉर्म तुमको यहाँ बताई हुई है, यहाँ पे लाइबिलिटीज होती है और एसेट होती है। लाइबिलिटी क्या है, जो हमारे ऊपर बेसिकली उधारी है, हमको चुकाना है, जैसे कि लोन्स हो गए, है ना, तो अब ये वो हमको चुकाना है, तो ये हमारी उधारी हो गई। एसेट क्या है, जो हमारी कोई संपत्ति है, हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, हमारे पास मशीनरी है, भाई वो बहुत दिनों तक चलेगी, हमारे पास लैंड है वो बहुत दिनों तक चलेगी, इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखी है वो उससे हमको रिटर्न मिलेगा, तो ये भी हमारी एसेट हो गई। करंट एसेट हमारी क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दे रखे हैं, जब वो हमको मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो एक एसेट है। जो हमने ले रखे हैं वो तो लाइबिलिटीज में आ जाएगा क्योंकि वो हमको चुकाने हैं, ठीक है, पर जो लोन्स एंड एडवांसेस हमने दे रखे हैं तो उससे क्या होता है, वो हमको मिलेंगे तो वो हमारे लिए एसेट का रूप बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो बहुत सारे एक्सपेंडिचर हमने कर रखे हैं वो भी हमारे लिए एसेट की तरह है क्योंकि उससे हमको फायदा होगा। अब हमने यहाँ पे देखा था अकाउंट फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है रिपोर्ट फॉर्म में। तो रिपोर्ट फॉर्म में सबसे पहले क्या आता है, सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में इन्होंने सबसे पहले क्या बता रखा है, शेयर होल्डर्स फंड जो होते हैं, शेयर कैपिटल आता है उसके अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। लोन फंड में क्या होता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड, देखो सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, शेयर कैपिटल आ रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है हमारे पास, हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन है कुछ हमारे, कुछ सिक्योर्ड लोन्स है हमारे। उसके बाद हम उस फंड्स को अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, बेसिकली उसका एप्लीकेशन जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन उनका कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आगे अब हमने उस फंड से जो भी हमारे पास था उससे हमने क्या बनाया, उससे हमने फिक्स्ड एसेट बनाया, इन्वेस्टमेंट की, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस दिए। उसके बाद एसेट जो लोन्स एंड एडवांसेस उसमें से माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज, तो हमारी निकल जाएगा कि भाई हमारे पास जो भी हमारा नेट क्या है। फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो हमको हो रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। अब हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो मैंने तुमको क्या बताया, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और ये क्या है, ये एक इनकम स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में भी लिखा होगा कि जो बैलेंस शीट है वो क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन है किसी कंपनी की पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, बट यहाँ पे जो P&L है,
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या है, एक इनकम स्टेटमेंट है और किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है कैसे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी पूरी जो परफॉर्मेंस थी आपकी कैसी थी, एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम आर द टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो तुमको इस टॉपिक से रिलेटेड याद रखना है। अब उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपको कितना रेवेन्यू मिला, कितना रेवेन्यू मतलब कितना आपने कलेक्ट किया, कितना आपको फायदा हुआ, ठीक है, और कितने आपके एक्सपेंसेस रहे। द पीरियड ऑफ टाइम इज एन अकाउंटिंग ईयर, जैसे अप्रैल से मार्च। अभी तुम कहोगे कि दीदी पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो हम सबको पता है कि 1 अप्रैल से हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक। तो ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा रहा, रेवेन्यू कैसा था, एक्सपेंस कितने हुए, ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है, वहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू आइटम्स बताते हैं हमको कि भाई कैसे आइटम्स थे जिससे हमको रेवेन्यू मिल रहा था, कौन कौन से ऐसे आइटम्स थे जिसपे हमें एक्सपेंस करना पड़ा, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। अब रेवेन्यू और एक्सपेंस का जब आप डिफरेंस करोगे तो आपको पता चलेगा आपका नेट इनकम कितना है। रेवेन्यू मतलब बेसिकली जो आपके पास पैसा है ना, जो आपके पास है, उसमें से जब आप एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई आपकी नेट इनकम कितनी थी। इतना मैंने कमाया, इतना खर्च कर दिया, उसके बाद मेरी नेट इनकम माइनस करके निकलेगी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, ठीक है। अब हम आएंगे हाउ टू इंटरप्रेट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी। अब हमें इसको कैसे समझना है, क्या करना है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे आगे। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है तुम इसको ऐसे ही देख लो बस, कि यहाँ पे देखो ये जो बैलेंस शीट है वहाँ ये सोर्सेज ऑफ फंड्स दे रखे हैं, ये किस फॉर्म में है, रिपोर्ट फॉर्म में हमको यहाँ पर दिख रही है। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में ये सारी चीज़ें हमने ऊपर ऑलरेडी देख ली, लोन फंड्स में ये सब आ गया। एप्लीकेशन जो टोटल फंड्स एम्प्लॉयड है वो हो गया। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स जो अगर हम देखें तो वो कहाँ कहाँ हुआ, उससे इन लोगों ने क्या क्या बनाया, ग्रॉस ब्लॉक, लेस डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस क्या थे, इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है, सैलरी डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये सारी चीज़ें, अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो यार पेपर से एक दिन पहले मैं तुम्हारा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती, ये सब पढ़ा के, तो जस्ट छोड़ दो। जितना मैंने तुमको बताया एक अच्छा सा डिफरेंस बस याद कर लेना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में, ठीक है। ये तुमसे पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछेगा कि हाउ टू इंटरप्रेट एंड दिस एंड दैट, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। जो बैलेंस शीट होती है वो क्या शो करती है, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है एंड देयर एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, वहाँ पे सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हम लोन्स ले रहे हैं, कैसे। अब देखो यहाँ पे इधर देख सकते हैं हम दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड है, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, सोर्सेज ऑफ फंड्स बता रही हूँ। लोन फंड्स में क्या है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ दिखती हैं, बैलेंस शीट में दिखती हैं। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी का फंड स्ट्रक्चर है या फिर जो एसेट पोजीशन है वो आए दिन बढ़ती कम होती रहती है, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैलेंस शीट हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट की बनाते हैं कि भाई आज के दिन की क्या बैलेंस शीट है, तो आज के दिन में हमारे कितने एसेट हैं, क्या हमने लोन ले रखा है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आज क्या लिया पर अभी कितना चल रहा है, कितना हमारे पर लोन है, कितने हमारे एसेट है आज के दिन में। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि व्हाट डू दीज सोर्सेज ऑफ फंड्स रिप्रेजेंट। अब इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स है जहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, लोन्स फंड होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, सो शेयर होल्डर्स फंड बेसिकली वैसे हम सबको पता है वो उसको नेटवर्थ भी बोलते हैं हम, इज द फंड कमिंग फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब ओनर्स जो कंपनी के हैं उनका कितना नेटवर्थ बनता है उतना जो फंड वो दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके ओनर्स हैं, वो जो उनकी जो इनकम आ रही है वो नेटवर्थ होगी और वही उसकी शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा, ठीक है। लोन फंड क्या होता है, इज द फंड बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर। अब जो आपने बोरो किया है कहीं बाहर से, किसी से भी अगर आपने बोरो किया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे लोन फंड, क्योंकि भाई आपके पास वो लोन है, आपको चुकाना पड़ेगा, तो वो आपका एक लोन फंड हो गया। व्हेन अ कंपनी फर्म स्टार्ट ऑपरेशन, इट्स ओनर, जैसे कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उसके ओनर्स होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट फंड्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब जो कोई भी कंपनी अगर शुरू करती है अपनी ऑपरेशन तो उसके शेयर होल्डर्स उसमें कुछ पैसा लगाते हैं और वो जो पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि XYZ कंपनी लिमिटेड है, कैपिटल 2005 में, यहाँ पे देखो उसकी कितनी थी, अगर हम उसकी इनकम देखें तो यहाँ पे 103.87 करोड़, ठीक है। द शेयर होल्डर्स बीइंग द ओनर्स शेयर पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज डिविडेंड। अब क्योंकि शेयर होल्डर्स ओनर भी होते हैं तो उनको पता होगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, तो अब वो ओनर माने जाते हैं कंपनी के, ठीक है। एक पर्टिकुलर जितनी भी उन्होंने शेयर होल्डिंग ले रखी है उसके वो ओनर होते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने शेयर होल्डिंग के
पार्ट के हिसाब से, जितना उसका प्रपोर्शन के हिसाब से वो प्रॉफिट भी लेते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल हैज़ बिन फर्दर डिवाइडेड, अब ये जो शेयर कैपिटल है इन्होंने उसको फर्दर डिवाइड कैसे करके रखा हुआ है, शेयर कैपिटल फर्दर डिवाइड हुई है इक्विटी कैपिटल या फिर प्रेफरेंस कैपिटल में। इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस ये क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर, ये बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक्विटी कैपिटल डज नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी कैपिटल का जो होता है वो कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, अगर आज ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो ज़्यादा डिविडेंड हो जाएगा, अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कम हो जाएगा। बट यही अगर हम देखें प्रेफरेंस कैपिटल में, जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो बेसिकली शो करती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगा रखा है और उनको जो मिलता है वो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि अच्छा आज कम ज़्यादा कर दिया, इक्विटी में ऐसा होता है, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा होता है, ठीक है। क्या करती है, जितने भी डिविडेंड उसने बांट दिए उसके बाद कंपनी क्या करती है, उस सारा जो पैसा उसका प्रॉफिट का बचा होता है उसको भाई फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए रख देती है। अब जो ये रिटेन जो प्रॉफिट होते हैं एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर, जो एक्यूमुलेट होते रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हमारे रिजर्व्स है वो तो तुमको समझ में आ गया होगा। सरप्लस कैसे है, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा, मान लो मेरे पास 12 रुपये हैं तो मैंने 10 रुपये यूज़ किए, जो 2 रुपये हैं वो मेरे सरप्लस है। अब अगर मैं उसको संभाल के रखूंगी तो ऐसे वो मेरे सरप्लस में आता जाएगा, ठीक है, और वो मुझे जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे काम आ जाएगा। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, बेसिकली ओनर्स ऑफ द कंपनी माना जाता है इनको, ठीक है, ओनर्स ऑफ द कंपनी माना जाता है, और इनके पास राइट टू गेट डिविडेंड तो होता ही होता है, और ये एनुअल जनरल जो मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग में ये वोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ये ओनरशिप राइट्स होते हैं, एंड ये क्या होता है, इनके पास राइट टू गेट डिविडेंड भी होता है, ठीक है। ओनरशिप राइट्स, वोटिंग राइट्स एंड राइट टू गेट डिविडेंड। यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर कैसे डिफाइन होते हैं, किसी भी कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसका एक पार्ट है, एक फिक्स, मतलब मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेस देन 50 का जो ग्रुप होता है उनके पास प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं। तो इनके पास क्या एक पॉइंट प्लस पॉइंट होते हैं, इनको जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स रेट पे मिलता है, ठीक है, एक फिक्स रेट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। द रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अब जो कैपिटल का रिटर्न आता है वो कहाँ आता है, जब कंपनी वाइंड अप कर रही होती है अपना बिजनेस उस साल का पर्टिकुलरली, तो इस तरीके से उसको जो रिटर्न है वो मिलता है। बट प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी ट्रेडेड। अब जैसे इक्विटी शेयर जो होते हैं ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आज उन्होंने खरीदा वो अगले सेलर को बेच सकते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर्स वाले ऐसे नहीं कर सकते। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको कब रिडीम करना है ये भी पहले से डिफाइन होता है कि अच्छा इसी दिन को आप इसको रिडीम कर सकते हो, बल्कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते, दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा समझा नहीं रही, एक एक लाइन नहीं पढ़ी, तो देखो यार अभी 2 दिन बचे हैं, मैं तुमको क्या ही पढ़ा दूंगी प्लीज़, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे कि तुमको आए ना। 9 चैप्टर तो तुम अच्छे से पढ़ ही लो, क्योंकि 10 जो चैप्टर है वो रेशियो एनालिसिस का है, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होंगे, सवाल नहीं करने आएंगे, तो उसको छोड़ दो, उसको टेंशन उसकी नहीं लेनी, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग आएंगे अपने इन टॉपिक्स पे। व्हाट डू टर्म्स लाइक ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल मीन। अब इन सारे टर्म्स का क्या मतलब होता है ध्यान से देखेंगे तो जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि कंपनी रेज कर सकती है, ठीक है। अब मान लो, अब यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम ये पाँचों समझेंगे, ठीक है। अब जैसे जो कंपनी है उसने ऑथराइज कैपिटल उसका है ₹50 लाख, उसने कह दिया कि भाई मेरे को ₹50 लाख जो है वो रेज करना है। अब वो कैसे रेज करने हैं, किससे, कहाँ, कितने रेज करेगा वो बाद में देखेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल का पार्ट होता है, इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, जो कि वो कहाँ से इशू कर रहा है, जहाँ वो कहाँ रेज कर रहा है, जहाँ से वो पब्लिक से रेज कर रहा है, कि उसने शेयर्स इतने क्या लगा दिए कि भाई मुझे इतने रुपए के शेयर बेचने हैं। अब मान लो कि जैसे उसने क्या करा कि 50 लाख में से उसने कह दिया कि भाई मुझे 30 लाख रुपीज़ के शेयर्स बेच के मुझको पैसे कमाने हैं, ठीक है, मैं अपने शेयर बेचूंगा और 30 लाख रुपीज़ जो है वो मैं ऐसे कमाऊंगा, ठीक है। 20 लाख उसके कमाने का दूसरा तरीका हो सकता है, मान लो वो लोन ले ले, कहीं और कुछ कर दे, उसका दूसरा है। 30 लाख में वो क्या कर रहा है, शेयर्स इशू कर रहा है अपने, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आएंगे सब्सक्राइब कैपिटल पे। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल, ठीक है। ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट होगा जो कि शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपने कहा कि आप 30 लाख की सिक्योरिटीज बेचना चाहते हो, 30 लाख की बिक भी जाए, ठीक है। मान लो कि पब्लिक ने इतनी नहीं ली, मान लो पब्लिक ने सिर्फ कितने की ली, पब्लिक ने सिर्फ ₹20
25 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ को लिया। सही है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई सब्सक्राइब कैपिटल, ये हो गई हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसको जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। सही है, मतलब बेसिकली जो पब्लिक होती है वो सब्सक्राइब कर लेती है। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, अब ये जो होता है ये सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, समझ लो ये एक ऐसा गोला है, उसके गोले के अंदर 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 जा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब ये क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है जिसमें कंपनी क्या करती है कि भाई आप जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों ने कितने रुपए के शेयर बेचे थे, हम लोगों ने 30 लाख के शेयर बेचे थे। अब ये कितने के 25 लाख के बिके। तो फ्रॉम द 25 लाख रुपीज सब्सक्राइब्ड जो किया था उसमें कंपनी ने कॉल अप किया, उसने इन्वेस्टर को बोला कि अब आप पैसे दे दो। तो कंपनी जो इन्वेस्टर को बोलती है तो उसने कितने रुपए दिए, इन्वेस्टर ने 20 लाख रुपए दिए। अब ऐसा नहीं है कि वो अभी देगी नहीं, ठीक है, दे देगी, पर यहाँ पे कंपनी एक लीवे दे देती है बेसिकली पब्लिक को। इससे क्या होता है कि वो और ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं और मतलब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बेसिकली ऐसा लगता है कि अच्छा डिस्काउंट मिल गया अभी के लिए, तो ऐसा कुछ है। अब जो 25 लाख रुपीस थे उसमें से शेयर होल्डर्स ने कितना रुपए दिया, 20 लाख रुपए दिया। ठीक है, कब दिया, जब कंपनी ने उसको इन्वेस्टर को बोला कि आपको देना पड़ेगा, आपको देना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब ये जो पेड अप कैपिटल है ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि एक्चुअली शेयर होल्डर्स पे करते हैं। अब एक्चुअली शेयर होल्डर्स ने कितने रुपए पे किए थे, अभी हम लोगों ने देखा है एक्चुअली शेयर होल्डर्स ने 20 लाख रुपए पे किए थे। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल कितना हो गया, पेड अप कैपिटल हो गया 20 लाख रुपए। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। दोबारा से करते हैं, ऑथराइज कैपिटल क्या है, मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है। इसको मैं पहले पूरा साफ कर देती हूँ। क्या, मैक्सिमम कैपिटल जितना कंपनी रेज कर सकती है। इशूड कैपिटल क्या है, पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जिसको मेंबर्स या पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, जैसे कि 50 लाख में से 30 लाख सब्सक्राइब कर लिया, इशू कर दिया सॉरी, ठीक है, लेने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, जितना लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, सिर्फ 25 लाख रुपए सब्सक्राइब किया। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, जितने इन्वेस्टर ने अभी आपको पैसे दिए, कितने दिए, 20 लाख रुपए दिए। कितने दिए आपको पैसे, 20 लाख रुपए दिए। अब देखो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में तुमको लगेगा कि अंतर क्या है। कॉल्ड अप बेसिकली क्या है, ये पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल है जो उसको अभी मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा, कॉल्ड अप अमाउंट ये नहीं होगा, कॉल्ड अप अमाउंट 25 लाख रुपए ही होगा, बट उसको मिला। पेड अभी कितना हुआ है, 20 लाख, तो ये वो तरीके का हो गया। अब आएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स अंडर लोन फंड्स। अभी जो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन फंड्स होते हैं इसका डिफरेंस देखेंगे। जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं वो बोरिंग्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज होती हैं, मतलब आपने अपनी कोई सिक्योरिटीज को मॉर्टेज किया है, आपने उसको दिया है कि अच्छा भाई ये जैसे गिरवी नहीं रख लेते हैं कि आपने भाई लो हमारे प्रॉपर्टी के कागज ले लो, हमारे ये मूवेबल ये हमारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है, आपने सबको मॉर्टेज कर दिया आपने, उसके बाद आपको जाके लोन मिला। ठीक है, क्यों बेसिकली ऐसा किया जाता है, तो हम सबको पता है कि भाई अगर ये बेसिकली जो क्रेडिटर है जो आपको उधारी दे रहा है ये उसको सेफगार्ड करने के लिए किया जाता है कि कहीं अगर कोई डिफॉल्ट कर जाए तो भाई जो उसने मॉर्टेज में दिया होगा कम से कम उसको बेच के ही पैसा निकाल लेंगे। और इसी से ना, अगर तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम हो तो तुम चेक करना, अभी रिसेंटली विजय माल्या ऐसे बोल रहे थे कि मैंने इतने कम का लोन लिया था पर जो बैंक्स हैं और जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने उनसे कहीं ज़्यादा उस बंदे से उसके पैसे लूट लिए हैं सिर्फ उसके लिए कि भाई हम अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो तुम ये वाला न्यूज़ डालोगे ना तुमको आ जाएगा, गूगल पर डालना, तुमको पता चलेगा कि उस बंदे ने जितना लोन लिया था उससे कहीं ज़्यादा, ऐसा वो क्लेम करते हैं, मैं नहीं, ठीक है, कि उससे कहीं ज़्यादा पैसा उससे ले लिया गया है। अब वो फ्रॉड पहली बात करके क्यों गया, अब लो भरो। दे आर इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। अब जो सिक्योर्ड लोन्स हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, डिबेंचर के फॉर्म में होते हैं। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक्स हो गई तो ना, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से अगर आपने लोन लिया तो आपको मॉर्टेज कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा कि भाई प्रूफ है कि भाई अगर मैं ना दे पाऊँ, कोई डिफॉल्ट हो जाए, मैं ना कर पाऊँ अगर, तुम यहाँ से अपना पैसा निकाल लेना। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है कि XYZ कंपनी लिमिटेड का जो सिक्योर्ड लोन्स है वो इतना है। जब आप वो टेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, देख लेना। सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी नहीं है, आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ी। और ये क्या होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट रख लिया, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम प्रमोटर्स से, जो प्रमोटर्स है उन्हीं से लोन ले लिया, तो उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग, आपने किसी और कंपनी से बोरो कर लिया, अपनी किसी और कंपनी से बोरो कर लिया, अनसिक्योर्ड लोन्स ये सब होते हैं। ठीक है, एंड सच बोरोइंग्स अमाउंट टू ₹129.89 करोड़। अब अगर आप XYZ कंपनी की देखोगे
बैलेंस शीट तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि जो यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है XYZ कंपनी लिमिटेड की, सिक्योर्ड की कितनी है, सिक्योर्ड लोन हमारे पास कितना है 353.34 करोड़ और अनसिक्योर्ड कितना है 129.89 करोड़। ठीक है, तो ये मैंने तुमको दिखा दिया। अब हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज मेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, बेसिकली आपने फंड्स तो उठा लिए बट आप उसका करोगे क्या, जैसे फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा दिया, बिजनेस ऑपरेशन को लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस ऑपरेशन करना है, जैसे आपने लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग बना दिया, प्लांट मशीनरी, ये सारे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अब कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप रख रहे हो करने के लिए, भाई आपने क्या किया, बाय क्रिएटेड बाय इन्वेस्टिंग, आपका जो सरप्लस फंड था। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो सरप्लस फंड क्या होता है, सरप्लस फंड क्या था कि जो भी हमको प्रॉफिट मिल रहा था उसमें हम क्या कर रहे थे, उससे में हम डिविडेंड दे रहे थे, डिविडेंड देने के बाद जो बच रहा था वो हमारा सरप्लस था। तो उसको रखने से अच्छा हम लोगों ने क्या किया, उसको रखने से अच्छा हम लोगों ने उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट हो गई, है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट एंड लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएंगे। अगर आपने कोई भी लोन दे रखा है, एडवांस आपने दे रखा है, अगर आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे, उसको बेच के पैसा निकाल लोगे, कैश निकाल लोगे। जो करंट एसेट्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होती हैं कि अगर आपको कोई ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत डे टू डे का करना है तो उसमें आपको काम आ जाए, जैसे कि कैश, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, डेटर्स, इन्वेंटरीज, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब हो गए। करंट एसेट का XYZ की बैलेंस शीट में आपको दिखा रखा है 1165.20 करोड़ है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या लॉसेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं, जैसे कोई भी छोटा मोटा खर्चा हो गया, कोई प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हो गए जो कि लिखा नहीं गया, वो हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे व्हाट डू द सब हेडिंग्स अंडर द फिक्स्ड एसेट्स लाइक ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रीसिएशन, नेट ब्लॉक और कैपिटल वर्क, इन सब का क्या मतलब होता है। फिक्स्ड एसेट के अंदर तुमको ये चारों टर्म्स दिखेंगी, कहाँ दिखेंगी वो दिखाती हूँ तुमको। ये देखो, यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की जब बात करी, फिक्स्ड एसेट की बात करी, तो यहाँ पे हमको ये चारों टर्म्स दिखती हैं। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बता रखा है, सबसे पहले इन्होंने हमें बताया है कि ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है। तो देखो, जो टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनीज फिक्स्ड एसेट होती है, जितने भी उसके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है, फिक्स्ड एसेट क्या क्या हो सकती है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई, या फिर कोई और हैवी इक्विपमेंट्स हो गए जिसका अभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ में अगर वेयर एंड टेयर हो जाए, खराब हो जाए, है ना, जैसे मशीनरी होती है खराब हो जाती है, जंग लग गई, टूट फूट रही है, तो ये सब होने से पहले एकदम जो आपने टोटल वैल्यू आपका फिक्स कंपनी के फिक्स्ड एसेट का है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग कन्वेंशन अगर हम लोग देखें तो जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं एक्सेप्ट लैंड, उसकी फिक्स्ड लाइफ होती है। जो लैंड है उसकी फिक्स्ड लाइफ नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है अकाउंटिंग कन्वेंशन के हिसाब से, बट जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उसकी एक फिक्स्ड लाइफ होती है। अब कि वह इतने ही साल चल सकता है। एवरी ईयर द वर्थ ऑफ एन एसेट फॉल्स ड्यू टू यूसेज। अब जैसे कि कोई भी मशीनरी है या कुछ भी है, तो अगर जिस तरीके से आप उसको यूज़ करते रहोगे तो उसके जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन हो ही जाएगा। कोई भी मशीनरी खराब हो जाती है, ये सब तुमको पता होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे आ जाता है लेस डेप्रीसिएशन। और इसे निकालते कैसे हैं, अब मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए कि ग्रॉस ब्लॉक में अगर मैं देखूं कि मान लो मेरे पास 50 लाख का ग्रॉस ब्लॉक था, मतलब मेरे टोटल जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी वो कितनी थी, 50 लाख रुपए थी। अब डेप्रीसिएशन कितना हो गया, अब मान लो 1 साल के हिसाब से 5 लाख की जो मशीनरी है वो डेप्रीशिएट कर रही है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए डेप्रीशिएट हो जाएगा, है ना। तो अब जो मेरा लेस डेप्रीसिएशन जो आया है, डेप्रीसिएशन को हटा के वो कितना हो गया, अब ये वैल्यू कितनी हो गई, अब मेरी वैल्यू हो गई 40 लाख रुपए। ठीक है, कितनी हो गई, 40 लाख रुपए हो गई। नेट ब्लॉक कैसे निकलेगा, यही होगा नेट ब्लॉक जो मेरा 40 लाख। अब ये नेट ब्लॉक मैंने कैसे निकाला, ये जो है वो मैंने कैसे निकाला, मैंने जो ग्रॉस ब्लॉक था, जो मेरा ग्रॉस ब्लॉक था, जो मेरे पूरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी, उसमें से मैंने क्या किया, उसमें से मेरा जितना डेप्रीसिएशन हुआ था वो मैंने माइनस कर दिया। ग्रॉस ब्लॉक मेरा कितना था, 50 लाख। ठीक है, और डेप्रीसिएशन मेरा कितना हुआ, 10 लाख। तो आंसर मेरा कितना आएगा नेट ब्लॉक का, नेट ब्लॉक का मेरा आंसर आएगा 40 लाख रुपए। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा नेट ब्लॉक। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। ग्रॉस ब्लॉक क्या है,
total value of the fixed asset, depreciation, reduction in the value of any fixed asset except land, क्योंकि लैंड की वैल्यू में रिडक्शन नहीं होता है एज पर अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। 50 लाख से 10 लाख मैंने माइनस कर दिया और मेरा ये नेट ब्लॉक निकल कर आया कितना, 40 लाख रुपए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैपिटल, अच्छा वो यहाँ पे समझा नहीं रखा पर फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। अब यहाँ पे देखो, द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन, मान लो कि कोई बिल्डिंग बन रही है ना, और बिल्डिंग के बनते बनते उस पर अभी 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर दिया गया है, तो ये क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। 20 लाख रुपए मान लो उसके ऊपर खर्च कर दिया गया है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अब बन जाएगा तो वो हमारे लिए कैपिटल ही हो जाएगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको ऐसे भी बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे क्या है, ये 20 लाख रुपए है, ठीक है। तो आई होप तुमको ये चारों समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे देखो एग्जाम, ये अच्छा यहाँ पे दे रखा है, ये ग्रॉस ब्लॉक में माइनस कर सकते हो तुम नेट ब्लॉक, ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा। द कैपिटल फंड्स यूज फॉर अ न्यू प्लांट, अच्छा यहाँ भी ये दे भी रखा है, मैंने बोल्ड नहीं है, मुझे दिखा नहीं। The capital funds used for a new plant under erection, a machine yet to be commissioned etc. are example of capital work in progress। मान लो कोई बड़ी मशीनरी बन रही है या लाने का उसका मान लो आधी पेमेंट हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कि आ जाएगा तो ये कैपिटल ही हो जाएगी हमारे लिए, है ना। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे व्हाट आर हमारी करंट लाइबिलिटीज, व्हाट आर हमारी करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस एंड नेट करंट एसेट्स क्या होती है बैलेंस शीट में। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो करंट लाइबिलिटी होती है, प्रोविजन होता है, वो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी बेसिकली कितनी है, जो भी कोई भी कंपनी होती है वो डेली सर्विसेज के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने लिए रिसीव करती है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसको तुरंत उसका पैसा देना है। जैसे रॉ मटेरियल आ गया, कोई गुड्स एंड सर्विसेज उसने ले ली उधारी पर, तो ज़रूरी नहीं कि उसको आज के आज ही उसका पैसा देना है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही पे करना है, ठीक है। अगर आपने किसी से कुछ ले लिया है तो आप उसको डिले कर सकते हो, अगर आज ही आपको पे करना पड़ेगा ऐसे तो हमारे सारे अकाउंट से खाली हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, पेमेंट को थोड़ा सा डेफर कर देते हैं, डिले कर देते हैं, जिससे क्या होता है कंपनी को थोड़ा ऐसे जो भी पैसा है उसके बाद वो इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, उसके बाद देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें, जो कंपनी होती है मे हैव टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन अदर एक्सपेंसेस जो कि दो नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड इमीडिएटली, जैसे कि एडवांसेस। अब कंपनी जो होती है उसको ज़रूरी नहीं है ना कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सिर्फ पैसा देना है, कई बार कुछ और भी चीज़ों के लिए उसको पैसा देना पड़ता है, जैसे कि उसको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, उसको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोविजन, ठीक है। और ये जो करंट लाइबिलिटी होती है, जो प्रोविजंस होते हैं, ये सारे अमाउंट वो अमाउंट होते हैं जो कि हमें गुड्स एंड जो हमारी सर्विसेज हैं उसके सप्लायर्स को देने पड़ते हैं। अगर किसी ने हमें सर्विसेज दी हैं तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा, किसी ने अगर हमें कुछ गुड्स दिए हैं तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। जो सारी हमने क्रेडिट पे खरीदी हैं, सारी हमने उधारी पे खरीदी हैं, तो उसका हम पेमेंट बाद में करेंगे। करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन देयरफॉर क्या होता है, इससे कंपनी का डे टू डे एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, उसका बर्डन, ठीक है, कि आज ही आपको पैसा नहीं देना है। अब अगर कंपनी को अपने डेली ऑपरेशन चलाने होते हैं तो कंपनी को क्या चाहिए होता है, कंपनी को करंट एसेट चाहिए। अब वो करंट एसेट कैसे निकलेगा, जब आप उसमें से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तभी हम उसको बोलते हैं कि वो नेट करंट एसेट निकल गया, कि भाई उसमें से अभी कुछ भी उधारी नहीं देनी है, इतना पैसा हमारे पास नेट है कि हम उसको यूज कर सकते हैं, नेट हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अब तुम ये जो कंपनी XYZ की बैलेंस शीट दे रखी है उसको जाके देख सकते हो। हाउ इज बैलेंस शीट समराइज्ड, बैलेंस शीट कैसे समराइज होती है उसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। अ बैलेंस शीट इंडिकेट्स मैचिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स विद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि जितना हमारे पास फंड आ रहा है वो एप्लीकेशन उसका होना चाहिए। अगर यहाँ पे दिक्कत हुई तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट सही नहीं है, आपका काम जो है वो सही नहीं चल रहा है, ठीक है। बोथ साइड जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि टोटल फंड्स एम्प्लॉय टू द ट्यून, अब यहाँ पे कितना होगा, अब यहाँ पे टोटल फंड्स जो है वो भी इतना रहेगा, और जो सोर्सेज ऑफ फंड अगर हम देखें तो वो भी उतना ही होना चाहिए। अगर जितना पैसा आपके पास आ रहा है उतना आपको यूज करना ही है, ठीक है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो वो नेट एसेट में आ जाती है। व्हाट डज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, अब हम बहुत देर से ये पढ़े हैं कि बैलेंस शीट में क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, ये फलाना फलाना। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दिखता है बेसिकली कि कंपनी को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, ठीक है। अ कंपनी फ्रॉम इट्स इनकम आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल इट्स एक्सपेंडिचर, अब जितने भी उसके खर्चे थे उसने जब वो सारे कर लिए उसके बाद उसको कितनी इनकम हुई है, सही है। तो इसको हम लोग देखते हैं फर्दर। इट शोज द प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स डिविडेंड कितना बढ़ा, जनरल रिजर्व हमारा कितना बढ़ा, बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट कितना है, ठीक है। अभी कैसे दिखता है इसको हम यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पे बता रखा है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। इसमें हमको क्या दिखता है, इनकम दिखती है, एक्सपेंडिचर दिखता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखता है कि भाई प्रॉफिट टैक्स देने से पहले कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, अमाउंट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन कितना था। उसके बाद अगर कोई नोट्स अटैच किए हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई नोट्स अटैच हैं प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से तो वो भी पढ़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, वो सब हो गया। व्हाट शुड वन लुक फॉर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर कोई भी बंदा किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख भी रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए। फॉर अ कंपनी द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। ईच कंपनी ट्राइज टू गिव मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन द रिप्रेजेंटेशन मिस रिप्रेजेंटेशन। हर जो कंपनी होती है वो पूरी कोशिश करती है कि ध्यान दे कि अच्छा भाई कौन सी चीज़ों को उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कौन सी को नहीं करना है। अब हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि प्रॉफिट का भी देखेंगे, ओवर द सिमिलर पीरियड हम देखेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर में हमको कितना प्रॉफिट हुआ था इसी टाइम में और इस साल हमको कितना हुआ। चेक फॉर द अदर इनकम केयरफुली फॉर हेयर कंपनीज हैव द स्कोप टू मैनिपुलेट। हम ये भी देखते हैं कि भाई अदर कोई इनकम अगर हमको हुई है तो वो भी हम केयरफुली देख लें। ऑल्सो चेक फॉर द इंक्रीज ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर आइटम्स। अगर एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है, जितने भी आइटम्स में बढ़ रहा है, तो आप ये नोटिस करो कि अच्छा कहाँ कहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगर आपको पता चल जाता है तो आप देखो कि भाई इट रिवील्स द ऑपरेटिंग कंडीशन आर नॉट कंड्यूसिव टू मेकिंग प्रॉफिट। अगर आपका एक्सपेंडिचर हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो उस चीज़ को आपको नोटिस करना है। इवेल्युएट वेदर द कंपनी कुड मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस अलोन। अगर जो कर रही है सिर्फ उससे प्रॉफिट बना सकती है या नहीं बना सकती है। जो भी कंपनी की करंट ऑपरेशन है उससे कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है या नहीं बना पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी कर रही है वो इतना अच्छा है ही नहीं कि उससे प्रॉफिट हो, उससे बस लॉस लॉस होता जाता है। ठीक है, तो अब ये तुम लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, स्क्रूटनाइज करना है आपको डेप्रिसिएशन कितना हुआ। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बना दिए। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम लोगों को एक एक टॉपिक जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, तो आई होप तुमको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब रेशो एनालिसिस का वीडियो कब आएगा कब नहीं आएगा मैं नहीं कह सकती क्योंकि टैब मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करना, एकदम फाड़ के आ जाना, आग लगा देना, आग लगा देना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया करना, मजे कर देना। बाय बाय, टाटा।